जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा यानी कि 7 मार्च को है। कब है? हमारी 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसलिए हम आप लोगों के लिए एक ऐसा सैम्पल पेपर लाए हैं जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो सटीकता से बोर्ड एग्जाम में लगातार हर वर्ष पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा, जैसे आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर किस प्रकार से लिखने हैं ताकि आपका एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे, और आपको यहाँ पर विकल्प आपको किस प्रकार से करें ताकि आपके विकल्प सारे सही निकल जाएं, और आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर कितना पेज का लिखें ताकि आपको एग्जामिनर पूरे पूरे नंबर दें। और यहाँ पर आपको मैप भी किस प्रकार से भरना है, जो आपका मैप होता है वो आपको यहाँ पर किस प्रकार से भरें ताकि आपका जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको पूरे नंबर दे, आपका कोई भी नंबर ना काटे। तो आपको इन सभी जवाबों के उत्तर मिलेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। और यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि आपको साथ साथ में अपनी वो बोर्ड वाली कॉपी है उसमें आपको क्या क्या चीज़ देखनी है और क्या क्या उसमें आपको कैसे लिखना है, कॉपी को अपना कैसे अच्छा बनाना है। तो आपको यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको क्वेश्चन को हल करते समय ही बताया जाएगा। तो आप इन सभी बातों को सुनेंगे, और आपको मैं गारंटी देता हूँ अगर आप जो बातें बताऊँगा अगर आप सारी बातें फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपको 65 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान तरीके से सुनना होगा, जो जो मैं बातें बताऊँगा वही वही आप बात फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जब आप लोग बोर्ड परीक्षा में जाएंगे पेपर देने, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले OMR शीट भी दी जाएगी और साथ में आपको बोर्ड की कॉपी भी दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको बात ध्यान रखना होगा, आप अपने साथ जब परीक्षा देने जाएंगे तो साथ में ब्लैक या ब्लू बॉल पेन अवश्य ले जाएं। ब्लैक या ब्लू बॉल पेन अवश्य ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप जेल पेन ले जाएंगे तो आपकी जेल पेन से वहाँ पर जो कॉपी होती है वो भरने में थोड़ी दिक्कत होती है, अक्षर मोटे बन जाते हैं। तो वहाँ पर आपको काम नहीं करना है, आपको अपने साथ ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ले जाना है ताकि आपकी जो परीक्षा की कॉपी है वो OMR शीट में आपके गोले जल्दी से हो जाएं। तो यहाँ पर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको साथ साथ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी बोर्ड परीक्षा में OMR शीट भर लेंगे। इसके बाद अपनी कॉपी देखें कहीं तुम्हारी कॉपी कोई फटी तो नहीं है, सारी चीज़ें देखनी होगी साथ साथ में कि मेरी कोई कॉपी फटी तो नहीं है, कोई पेज अलग नहीं है, सारा कुछ देखें। कॉपी जब पूर्णतः सही होगी फिर आप अपनी कॉपी में आगे जो आपकी बोर्ड की कॉपी होगी, आपका पहला प्रश्न होगा, यहाँ पर एग्जामिनर अपने नंबर चढ़ाता है तो ये आपको नहीं भरना, आपको सिर्फ इधर साइड ही भरना होगा। तो यहाँ पर अपना नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, यहाँ पर अपने सिग्नेचर और यहाँ पर रोल नंबर, विषय कोड, विषय, दिनांक, ये सारा कुछ भरना होता है। तो आपको सिर्फ ये बातें ध्यान रखनी है, आपको ये सारा पेज ब्लू बॉल पेन से ही भरना। किससे भरेंगे आप लोग? ब्लू बॉल पेन से भरेंगे। और साथ में आपको फिर बाद में जो आपको 15 मिनट दिए जाते हैं उसमें आपको अंदर की जो कॉपी होती है उसमें आपको अंडरलाइन ऐसे करना साइड साइड में, और इधर से आप थोड़ी लाइन ज़्यादा दूर करेंगे ताकि आपका यहाँ पर उत्तर उत्तर यहाँ पर 1 लिख जाए। इतना आपको लाइन करनी होगी ताकि आपका उत्तर 1 या उत्तर सेकंड लिख जाए। तो यहाँ पर आप 15 मिनट में सारा कुछ कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग अपने OMR शीट जो है उसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भरेंगे। तो यहाँ पर हम आप लोगों को कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी मैं आप लोगों को 3 सेट तैयार कराऊंगा, 3 सेट। अगर आप 3 सेट पूरे तैयार कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी लेते हैं आपके 65 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप इतनी सारी बातें ध्यान से सुनेंगे और सारे यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सेट ही तैयार करने होंगे। आपको 3 सेट में सारा कुछ यहाँ पर फंस जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सेट ही तैयार करने हैं। आपको हम 3 सेट कराएंगे, आपको इतना ही पढ़ लेना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ आपको 3 सेट ही तैयार करने हैं, आपका उसमें पूरा पूरा फंस जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 सेट तैयार करेंगे और विकल्प भी तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कहा गया है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर होगा वो हमारा होगा इटली। कहाँ पे होगा? हुआ था इटली में हमारा पुनर्जागरण हुआ था। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लोग इटली जो है क्वेश्चन 1 का बी है, तो आप अपनी OMR शीट में 1 के सामने ऐसे 4 गोले होंगे तो आप अपना बी वाला यहाँ पर रंग देंगे। ठीक है, आपको ऐसे कर देने हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि जापान की सबसे प्राचीन
मुद्रित पुस्तक कौन थी? तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा होगा डायमंड सूत्र। क्या होगा? डायमंड सूत्र हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर जो हमारा इसका ऑप्शन होगा वो सही होगा 1885 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि महाबंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। महाबंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1929 में हमारा महाबंदी का आरंभ हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 1804 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन सभी को पता होगा। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी इसका हमारा आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, भारत में संघीय सरकार को कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है भारत में संघीय सरकार को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार। क्या कहते हैं? केंद्र सरकार कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है, भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई? तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा 1993 में। कब की गई थी? 1993 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या चीज़ अलाउ होती, क्या चीज़ अलाउ नहीं, तो आपको पढ़ना होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं है, धर्म का कोई स्थान नहीं है। इसके बाद ये भी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, ये भी सही है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मानता, ये भी सही है। सभी धर्मों को समान समझना, यानी कि हमारा यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रवाद जो है क्या चीज़ होती है? तो यहाँ पर मतलब होता है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों को एक साथ समझना। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य है। तो यहाँ पर आपको पता होगा राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं। सभी क्या कार्य करते हैं? यहाँ पर दल के चुनाव लड़ते हैं, ये भी सही है। दल अलग अलग नीतियों के कार्यक्रमों में मतदाताओं के समक्ष रखते हैं, ये भी सही है। दल एक ही सरकार और बनाते और चलाते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, अजैविक संसाधन क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा चट्टान। क्या होगा? चट्टान हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको इतने सभी OMR शीट पर भर लेने होंगे, यानी बोर्ड परीक्षा में आपको भर लेने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? काली मिट्टी। क्या होगा? काली मिट्टी यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि सर्वोत्तम किस्म का लोहे अयस्क कौन सा है? तो यहाँ पर मतलब कह रहा है किस अयस्क में सर्वाधिक मात्रा में लोहे के कण पाए जाते हैं, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर कौन सा अयस्क ऐसा होता है जिसमें सर्वाधिक लोहे के कण पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा मैग्नेटाइट। क्या होगा? मैग्नेटाइट यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लौह इस्पात। क्या होगा? लोहा इस्पात हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़ते हैं या जुड़े हैं? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा सिलचर और पोरबंदर। क्या होगा? सिलचर और पोरबंदर हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा सन 1853 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसा संगठन जिसका श्रेय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार संगठन है
जो कि व्यापार में उदारता को बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जाती है? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट। क्या होगा? इंटरनेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। क्या होगा? कृषि यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कह रहा है कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा इसका जो राइट आंसर होगा, जिला मंच भी होगा, राज्य मंच भी होगा, राष्ट्रीय मंच भी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, हमारे सभी ऑप्शन सही होंगे, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी या ये सभी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खंड बा स्टार्ट होता है। तो खंड बा में आपको क्या करना होता है? आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर लिखने। क्या लिखने हैं? शॉर्ट आंसर यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर लिखने हैं। शॉर्ट आंसर आपको लगभग 80 शब्दों का लिखना है। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर किस प्रकार से लिखना है, आपको बात ध्यान रखनी है। अगर आपको शॉर्ट आंसर लिखने हैं तो कम से कम आपको एक पेज का आधा पेज या लगभग आप 1.5 पेज भी लिख सकते हैं। अगर आपकी स्पीड बहुत तेज है तो आप 1.5 पेज कन्फर्म लिखिए। यहाँ पर आपको 1.5 पेज तो आंसर लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद और हमारी सबसे खास बात यह है कि आपको कोई भी क्वेश्चन विदाउट हेडिंग डाले नहीं लिखना। आप कोई ना कोई हेडिंग जरूर बनाएंगे, तभी उसमें आपको लिखना होगा। आप विथ हेडिंग बनाकर ही लिखें, तभी आपके यहाँ नंबर ज़्यादा मिलेंगे और आपको बेनिफिट नंबरों में होगा। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कहा गया है कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पर आपको विदाउट हेडिंग नहीं लिखना है, आपको कोई ना कोई हेडिंग बनानी है क्वेश्चन से, फिर उस हेडिंग को डालकर स्केच अंडरलाइन कर फिर आपको वहाँ पर करना होगा। जैसे कि आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी मिल गई होगी, आपने पहला पृष्ठ भर दिया, ठीक है। अब अपना दूसरा पृष्ठ खोलेंगे, वहाँ पर आपने अंडरलाइनिंग भी कर दी होगी। अब यहाँ पर आप ऊपर डालेंगे खंडवा ऐसे डाल देंगे और यहाँ पर डालेंगे प्रश्न संख्या नंबर 1 ऐसे डाल देंगे, ठीक है। उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ऐसे कर देंगे। फिर आप डालेंगे नीचे नमक सत्याग्रह आंदोलन या नमक सत्याग्रह हेडिंग डाल देंगे, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फिर आप इसके बारे में लिखना चालू करेंगे, ठीक है। जब इतना लिख जाएगा फिर आप दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे? उसके परिणाम, मतलब क्या 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 कह रहा है? संक्षिप्त विवरण, मतलब कि उसके परिणाम जो होंगे डालेंगे। निम्न उसके प्रभाव डाल सकते हैं, निम्न परिणाम डाल, कुछ भी डाल सकते हैं आप हेडिंग। फिर आप अपनी हेडिंग में जैसे आप पेज है, आपका पहला पेज भर गया है तो दूसरे पेज में आप हेडिंग क्या डालेंगे? परिणाम। क्या डालेंगे? परिणाम, नीचे अंडरलाइन, फिर अपने पेन से लिखना चालू कर देंगे। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं काटेगा और आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सारी बातें ध्यान रखनी है, जो जो बता रहे हैं उनको आप फॉलो करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमसे कह रहा है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, तो आपको पता होगा। यहाँ पे कह रहा है उसका संक्षिप्त विवरण कीजिए। इसका अथवा में कह रहा है कि कुछ लोग किताबों के सुलभता को लेकर चिंतित क्यों रहते? तो ये क्वेश्चन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी छात्र ऊपर वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी भी है और सभी छात्र कर भी लेंगे। तो आपको इस पर हेडिंग बना के लिखना होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी विशेषताएं। तो आप अपनी कॉपी में डालेंगे प्रश्न संख्या नंबर, आपका अंडरलाइनिंग या खींची होगी, यहाँ आप डालेंगे प्रश्न नंबर 2 डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 2 लिख दी। यहाँ पर लिखेंगे उत्तरदायी सरकार। क्या लिखेंगे? उत्तरदायी शासन। उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, डैश लगाएंगे, फिर आप उसके बारे में यहाँ पर लिखना चालू कर दें। आप लिख लेंगे जितना आपने, लगभग आपने 1.5 या 1 पेज लिख दिया होगा, ठीक है। फिर आप दूसरे पेज से पहुँचेंगे, मतलब कि आपका एक पेज भर गया। फिर आप यहाँ पर डालेंगे विशेषताएं, फिर आप उसकी विशेषताएं लिख देंगे। ऐसे आप लिखेंगे तो आपके कोई भी नंबर नहीं काटेगा, आपको पूरे पूरे 4 मार्क्स पक्का मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना होगा। फिर यहाँ पर अथवा में जो हमसे प्रश्न कह रहा है, अथवा में प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व लिखिए। तो यहाँ पर आपको कोई एक ही प्रश्न करना होगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि जैव विविधता का अर्थ व मानव जीवन के लिए इसका महत्व बताइए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी छात्र कर लेंगे। यहाँ पर क्या है? जैव विविधता का अर्थ। तो आप अपनी कॉपी में डालेंगे प्रश्न संख्या नंबर 3, यहाँ पर डालेंगे जैव विविधता का अर्थ, नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद अपने पेन से लिखना चालू कर देंगे, ठीक है। और जब अपना लिख लेंगे उसी के नीचे अपनी हेडिंग डाल देंगे। जब अपना लिख लेंगे उसके डालेंगे इसका महत्व डालेंगे, फिर आप लिखना चालू करेंगे, ठीक है। अपनी कॉपी में ऐसे करना होगा।
तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? अथवा में कह रहा है, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। तो यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन बेहद आसान है, तो दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा, जो आपको काफ़ी आसान लगे वही क्वेश्चन आप करेंगे, जिस पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आए, वही क्वेश्चन आपको चूज़ करना है, क्योंकि आपको हेडिंग बेसिक क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो यहाँ पर आपको विदाउट हेडिंग नहीं लिखना है, आपको सिर्फ हेडिंग डालकर ही लिखना है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या सुझाव? तो यहाँ पर सबसे पहले होगा सुगमता से कोई चीज़ उपलब्ध कराना, ठीक है? बिना टैक्स मतलब टैक्स ज़्यादा मात्रा में ना लिया जाए और कई प्रकार की सुविधाएं देकर। तो यहाँ और आप कई प्रकार से हेडिंग बना सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन को लॉन्ग और बड़ा क्वेश्चन करने में मदद करती हैं। तो यहाँ पर आपको विदाउट हेडिंग नहीं लिखना है। इसी प्रकार से आपको लॉन्ग आंसर में भी टेक्निक यही आजमानी होगी। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको कम से कम 3 या 3.5 पेज का लॉन्ग आंसर लिखना है। 3 या 3.5 पेज का लॉन्ग आंसर लिखेंगे, तभी आपको यहाँ पर 6 नंबर मिलेंगे, पूरे 6 नंबर मिलेंगे। अगर आप 3 या 3.5 पेज का लॉन्ग आंसर लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ कि आपको लॉन्ग आंसर किस प्रकार से लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, आपको कोई भी क्वेश्चन विदाउट हेडिंग तो बिल्कुल नहीं लिखना होगा, आपको अधिक से अधिक हेडिंग बनाकर ही लिखना है। जितनी अधिक लॉन्ग आंसर आप हेडिंग बनाएंगे, उतने ही आपके नंबर अधिक देने के चांस बढ़ते हैं। अगर आप कोई चीज़ ऐसे कटा लिखेंगे तो आपको नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ आपको कोई भी टॉपिक, आप कोई भी यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, उसकी हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन कर बाकायदा आप उसके बारे में लिखेंगे। तो आपको बस यही करना होगा और कुछ नहीं करेंगे। तो आप अपनी कॉपी में, बोर्ड परीक्षा की कॉपी आप खोलेंगे ऐसे, वहाँ पर आप डालेंगे प्रश्न संख्या नंबर 5 डाल देंगे। इसके बाद आपको डाल देंगे, इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे, विश्व में आर्थिक संकट, विश्व में महान आर्थिक संकट में महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आप कॉपी लेंगे बोर्ड की, डायरेक्ट प्रश्न संख्या नंबर 5 डालेंगे, फिर नीचे लिखेंगे आर्थिक संकट, उसके बारे में लिखना चालू करेंगे। उसके बाद आप जब लिख लेंगे, उसके बाद आपको लिखना होगा उसके महामंदी के कारण, क्या हेडिंग डालेंगे, महामंदी के कारण। इसके बाद आप सभी कारणों को लिखेंगे, फिर बाकायदा सभी को वर्णन की करेंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा, तो आपके सारे 3 पेज भर जाएंगे। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी ईजी है, ये सभी छात्र इसको कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारतीय राजनीति में इसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि सांप्रदायिकता की अवधारणा, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग क्या डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 डालेंगे सांप्रदायिकता की अवधारणा, हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में फिर लिखेंगे, आपको एक पेज लिख लेंगे पूरा। फिर आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे, नेक्स्ट पेज में आप हेडिंग क्या डालेंगे, आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर भारतीय राजनीति में इसकी अभिव्यक्ति डालेंगे, भारतीय राजनीति में इसकी अभिव्यक्ति, नीचे अंडरलाइन करेंगे, फिर उसके बारे में लिखना चालू होगा, फिर आप इसके बारे में और भी अधिक हेडिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा और पूरे नंबर देगा। इसमें अथवा में क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक क्यों है, मतलब के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए। तो आपको कोई 2 रीजन बताने को, आपको कम से कम 3 पेज का इसमें आंसर लिख देना होगा। तो यहाँ पर आपको कोई एक प्रश्न करना होगा, 6 में आपको जो प्रश्न आपको बेहद आसान लगे आप वही क्वेश्चन करें। आसान का मतलब ये है कि आपको जिस पर अधिक से अधिक हेडिंग आ रही हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कह रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का आपको वर्णन करना होगा, जो आपको 6 नंबर दिलाएगा। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी से आज ही तैयार कर लीजिए, बिल्कुल आज ही ये क्वेश्चन आने का 100% चांस। ये क्वेश्चन हमारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, लगातार हर वर्ष पूछ दिए जाते हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन इसको तैयार कर लेना आज ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कह रहा है कि भारत में गैर परंपरागत संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अभी आपको आज ही आज ही आपको इसको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में लगभग हर बार परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछ जाए, तो इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा कह रहा है 8, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई थी, इसके विकास में। तो यहाँ पर कई कारण हैं, लोग कम सौदा देते थे, धोखा देते थे, कई प्रकार का
टैक्स या मतलब कि मूल्य बढ़ा देते थे, खराब सामग्री देते थे। कई प्रकार के ऐसे रीज़न हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को बाकायदा तरीके से लिखना होगा, इसकी हेडिंग डालकर। इसको क्वेश्चन नंबर अथवा में कह रहा है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या किस प्रकार से सुलझती है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन थोड़ा-सा कठिन पड़ जाता है, तो आपको इसको लिखने का प्रयास बिल्कुल नहीं करनी है, आपको यहाँ पर अथवा वाला ही करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न आपको बेहद आसान लगे, वही आप यहाँ पर करेंगे। इसके बाद हमारा मैप के क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं? मैप के। तो यहाँ पर हमारा सबसे सबसे आवश्यक काम है आपको, आपका कॉपी पूरा क्वेश्चन आंसर हो गए। अब आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ मिनट पहले आपको यहाँ पर आपको मैप दी जाएगी। आपको एक ही मैप दी जा सकती है या आपको 2 मैप भी दी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, अगर आपको एक दी जाती है तो आप एक में काम चलाएँगे। अगर आपको यहाँ पर 2 मैप दी जाती हैं तो आप वहाँ पर 2 मैपों में अच्छे तरीके से भरेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आप मैप के लिए तैयार हो जाएँगे। तो आप मैप में कुछ नहीं करना है, आपको अपनी कॉपी में यहाँ पर डालना होगा प्रश्न संख्या नंबर 9। अपनी कॉपी में क्या डालेंगे? प्रश्न संख्या नंबर 9 डालेंगे। 1, 2, 3 ऐसे सारे नंबर डाल देंगे। उसको आपको सारे 1 नंबर लिखने का मिलता है, आधा नंबर लिखने का मिलेगा और आधा नंबर आपको मैप में शो करने का नंबर मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये सभी बातें करनी होंगी। तो यहाँ पर आप अपनी मैप की जो आपने यहाँ डाला है प्रश्न संख्या नंबर 9, 1, 2, 3, 4, आपको उसी के सामने जो आंसर मैं बताऊंगा वही आपको बोर्ड परीक्षा में फिल कर देने हैं। इसके बाद अपनी मैप खोलेंगे, फिर मैप में भरेंगे, तो मैप को बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा मैप में पहला प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा अपनी कॉपी में फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? दांडी। क्या फिल करेंगे? दांडी। ये आपका बिहार में पड़ता है, आपको बिहार में इसको फिल करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो यह स्थान हमारा क्या होगा? दांडी। आप पीछे लिखेंगे साबरमती आश्रम के निकट, ये आप लिख देंगे। ये भी हमारा बिहार के एरिया में पड़ता है। सॉरी बिहार नहीं, गुजरात। क्या पढ़ेंगे? गुजरात। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये भी पहला वाला है गुजरात में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर हमारा कहाँ पे है? गुजरात में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। तो क्या कहें कहाँ पे किया गया? तो कोलकाता में। तो आप कोलकाता मार्क करेंगे, वहीं पर आप भर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है चंपारण आंदोलन कहाँ पे हुआ था। तो ये हमारा हुआ था चंपारण। कहाँ पे हुआ था? चंपारण में। कहाँ पे हुआ था? चंपारण, जो कि इस समय कहाँ पे है? बिहार में पड़ता है। तो ये हमारा सारी मैपिंग हो गई। इसके बाद ये हमारी ज्योग्राफी से मैपिंग आती है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी में भरेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 9 खा डाल देंगे, उसके 1, 2, 3, 5 पॉइंट डाल के सभी प्रश्नों को लिख देंगे। इसको बाद अपने मैप में भी भरना होगा। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का खा यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले आपसे भारत का कोई एक पत्तन बताइए जो पश्चिमी तट पर स्थित हो। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा मंगलौर बंदरगाह। कहाँ पे लिखना होगा? मंगलौर बंदरगाह। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और मैप में भी भरेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है हीराकुंड बांध आपको भरना होगा। तो हीराकुंड बांध हमारा कहाँ पे है? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा के संबलपुर शहर में स्थित है। उड़ीसा के संबलपुर में शहर में स्थित है। और साथ में किस नदी पर? ये हमारा महानदी पर स्थित है। ये आपको लिखना होगा, ये आपको मैप में भी चिन्हित करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रयागराज मुंबई रेल मार्ग चिन्ह द्वारा कोई एक स्टेशन का नाम लिखिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लोकमान्य। क्या लिख सकते हैं? लोकमान्य तिलक टर्मिनल। ये हमारा प्रयागराज और मुंबई के बीच का एक स्टेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कोयला उत्पादन कोई एक केंद्र का नाम लिखना होगा। यहाँ आप लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ लिख सकते हैं, झारखंड भी लिख सकते हैं, आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि डल झील चिन्ह द्वारा आपको नामित करना। तो यहाँ डल झील हमारी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में डल झील है। तो आपको हिमाचल प्रदेश में एरिया कवर्ड करना होगा। इस तरीके से हमारा मैप के सारे क्वेश्चन हो गए। तो ये हमारा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर था, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा था ताकि हमारे सभी छात्र इसको पढ़ सकें। तो यहाँ पर आपको बाकायदा इसको रीड करना होगा ताकि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो जाएं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए था ताकि आपके हमारे सभी छात्र इसको पढ़कर अच्छे तरीके से नंबर ला सकें। तो आपको इस सैम्पल पेपर को पूरा से पूरा तैयार कर लेना है
ताकि यहाँ आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके कोई भी नंबर काटने के चांस नहीं होते। इसमें मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रखे थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। आप इसको पूरा से पूरा पढ़ेंगे और सभी दोस्तों को शेयर भी करेंगे।